9 बज गया है। हमारे पास 3 हज़रात मौजूद हैं और आईजी, रिटायर्ड आईजी हमारे पास एसआर दारापुरी साहब हैं और हमारे बहुत ही मिनेंट पर्सनालिटी नदीम खान साहब हैं। उसके बाद हमारे इस कारवान अमन इंसाफ के नायब सदर जनाब मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अनवर साहब आखिर में सदारती की बात कहेंगे। मैं नदीम भाई एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ इनकी जो एनजीओ है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट उसके को फाउंडर हैं। ये मुल्क भर में लोगों के आंसू पहुंच रहे हैं इस वक्त। इनका काम है मुल्क भर में रोते हुए लोगों के आंसू पहुंचना। ये बहुत बड़ा काम है। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती अनवर साहब, बैच पे मौजूद दारापुरी साहब, भाई रतन लाल और राय हक मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस जो कॉन्फ्रेंस है उसका एक उन्वान है और वो उन्वान जो हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियां हैं वो है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ ये गिरफ्तारियां नहीं हैं। हमारे साथी खालिद ने भी कुछ बातें आपके सामने रखी होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ एक खाका रखूं जिसपे रंग खुद आप भरें। यानी रंग खुद आप भरने से मुराद ये है कि आप तय करें कि आगे आने वाले दिनों में आपने क्या करना। और मुबारकबाद आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने वालों को कि आज के दिन जब एक हंगामी सूरत हाल अचानक से आपके सामने आ गई है, उसके बावजूद एक तामीरी काम के लिए, एक फिक्री काम के लिए कि किसी बड़े काम को कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने आज तमाम चीजें उनके खिलाफ हुई, उसके बावजूद इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। अब मैं अपने उन्वान पे वापस लौटता हूं। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ लोधी रोड से निकल रहा था। दिल्ली में एक जगह लोधी रोड, वहां पर सरकारी दफ्तर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये नई बिल्डिंग किस चीज की बनी? हम लोग सीबीआई के आसपास कहीं कुछ काम से गए थे। नई बिल्डिंग, एक बहुत शानदार बिल्डिंग सामने थी। तो उन्होंने मुझसे कहा मुसलमानों का गेस्ट हाउस बन रहा है। मैंने कहा किसका गेस्ट हाउस बन रहा है? बोले मुसलमानों का गेस्ट हाउस बन रहा है। तो हमने कहा मजाक न करें, मुसलमान तो बेचारे ओखला, जामिया नगर, मुसलमान अपने गेटों में महदूद हैं, तो ये गेस्ट हाउस किसका है? तो उन्होंने कहा भाई रहोगे तो तुम ही लोग ना यहाँ पे आके। ये एनआईए का नया ऑफिस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया ऑफिस है। अब एक मैंने बात थोड़ी तंजिया अंदाज में करी है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी समझ। हैदराबाद में 2006 में एक मुस्लिम नौजवान की गिरफ्तारी हुई। 1600 पेज की जो पहली चार्जशीट आई, 2 चार्जशीट अलग अलग उन्होंने भेजी थी, एक 1600 पेज की थी, एक 2800 पेज की। उसमें लिखा था कि इस लड़के ने, इस नौजवान ने गुडनेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की के लिए, पाकिस्तान बेहतर रहे, पाकिस्तान की गुडनेस के लिए, पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसके नजदीक उस पे यूएपीए लगा के जेल भेज दिया, सॉरी टोटा लगा के जेल भेज दिया गया। जब उसकी चार्जशीट पढ़ी गई, मेन लैंग्वेज की चार्जशीट पढ़ी गई, तो पता चला कि उस नौजवान ने सीरत पाक का एक प्रोग्राम, एक जलसा ऑर्गेनाइज किया था। सीरत को उन्होंने, पाक को उन्होंने पाकिस्तान लिया, सीरत को उन्होंने गुडनेस लिया, गुडनेस ऑफ पाक कर दिया और उसको जेल भेज दिया। तो सवाल हमारे
हमारे से पहले जो सबसे पहले काबिल मेजर साहब यहाँ मौजूद थे, वो अपनी बातें बता रहे थे। दरअसल मैं जमीन का आदमी हूँ, इसलिए आपको जमीन के हकाइक बताऊंगा, जमीन की बातें बताऊंगा, क्योंकि दस्तूर के तौर पर यह मुल्क सेकुलर भी उतना ही है, यह मुल्क की अदलिया, इसकी अदालतें भी उतनी शानदार हैं, लेकिन जब जमीन पर जाते हैं तो हकीकत पलट जाती है। 2014 में एक मुस्लिम नौजवान पुणे शहर से मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, उसका नाम मोहसिन शेख होता है, और उसको एक भीड़ आती है और घेर कर मार देती है। और मैसेज क्या दिया जाता है? मैसेज दिया जाता है सोशल मीडिया में कि हमने पहला विकेट गिरा दिया। तो जो पहला विकेट गिराने का मैसेज था वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया जाता, बल्कि वो मैसेज इसकी अदलिया को भी दिया जाता है, इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी दिया जाता है, इसके पुलिस को भी दिया जाता है, इसके इंतजामिया को दिया जाता है। और उसका नतीजा 2014 के ही 15 में मध्य प्रदेश में 2 इंसिडेंट होते हैं, एक मध्य प्रदेश में और एक झारखंड में। एक ही दिन झारखंड में एक आदमी अपने मोबाइल से एक गोश्त की तस्वीर किसी दूसरे ग्रुप में व्हाट्सएप कर दे, जबकि उसका बयान यह था कि किसी ने मजाक में उसका मोबाइल लेकर किसी और से भेज दिया था। उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाती है, उसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसकी पिटाई करती है। रात के थाने के अंदर, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, रात में थाने के अंदर विश्व हिंदू परिषद के लोग उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी सीने की पसलियां टूट के उसके दिल में धंस जाती हैं और वो जुडिशियल कस्टडी में मर जाता है। नाम मिनहाज अंसारी होता है। उसी दिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है वो तस्वीर बनाकर उल्टी सीधी किसी ग्रुप में डालता है। मुसलमान जाते हैं और वो कहते हैं कि हम एफआईआर करेंगे। बड़े हंगामे के बाद, छिंदवाड़ा की बात है, बड़े हंगामे के बाद उसकी एफआईआर दर्ज होती है। जब उसकी एफआईआर दर्ज होती है तो उस स्टेशन का जो स्टेशन इंचार्ज था, एसओ था, थाना इंचार्ज था, वो कहता है कि मैं ये गिरफ्तारी नहीं कर सकता, मेरे पास में नहीं है, क्योंकि वो ये काम करने वाला आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस का पोस्ट होल्डर है और मेरे इतनी हिम्मत नहीं है। तो एसपी आता है, डीआईजी जोन आते हैं, डीआईजी जोन के सामने ये अरेस्ट होती है। सारी चीजें डेटा है, आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। और वो आदमी गिरफ्तार करने के बाद थाने में उसको हथकड़ी लगाई जाती है, उसको बैठा लिया जाता है, वो भाग के बाहर आता है थाने से, और थाने से बाहर आने के बाद वो एक मेडिकल स्टोर की दुकान में अपना सर दीवार से मार देता है और उसकी ब्लीडिंग हो जाती है। फिर उसकी अरेस्ट नहीं होती, वो मुकदमा वहीं खत्म कर दिया जाता है। जो थाना इंचार्ज मुसलमान था उसको सस्पेंशन कर दिया जाता है और एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप इस मुल्क में अपनी हैसियत का अंदाजा लगा लें। जो अगर आपसे बताता है कि आप और हम बराबर हैं, तो वो लोग वो हैं जिन्होंने कभी जमीन पर उन हालात का सामना नहीं किया। और ये हालात पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज के साथ ऐसे ही होते हैं। एक दौर में आज से 100 साल पहले अमेरिका में कालों के साथ भी ऐसे ही किया गया था। जब कालों के साथ ऐसे ही किया गया तो मैल्कम एक्स, जिनका नाम मलिक शाहबाज, उन्होंने बाद में अपना नाम रखा, उन्होंने कहा कि जो मीडिया इंटरव्यू लेने जाता है, जो सिस्टम जिनसे मिलता है, वो हमारे ही कालों के बीच में कुछ लोग होते हैं 2% और 3%, और उनका सामना कभी जमीन के हकाइक से, जमीन के लोगों से नहीं होता, तो उनको लगता है सब कुछ ठीक लग रहा है और पूरी दुनिया के सामने वो मॉडल की तरह पेश किए जाते हैं। और उन्होंने ऐसे लोगों को हाउस नीग्रो कहा था। तो ये तमाम लोग जो आपसे हर बात पे कहते हैं तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही जिम्मेदार हो, ये हमारे माशरे के हाउस नीग्रो हैं। तो पहले तो उनको उन हाउस नीग्रोज को पहचानना होगा। किसी ने यहां पर अभी कहा एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मुझे कोई जवाब दे कि रोहित वेमुला भी तो एजुकेशन हासिल करना चाहता था, क्या उसको एजुकेशन हासिल करने दी गई? उसको मजबूर किया गया कि वो फांसी लगा दे, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया। नजीब अहमद जो बदायूं का रहने वाला था, जिसने 12वीं में इतनी अच्छी पढ़ाई करी कि उसको ग्रेजुएशन में इतनी अच्छी पढ़ाई करी कि उसको जामिया में, अलीगढ़ में
जामिया हमदर्द में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में एक साथ एडमिशन मिला। एक साथ 6 यूनिवर्सिटीज उसने बायोटेक में क्वालिफाई करी, लेकिन जब वो एडमिशन लेने के लिए पढ़ने गया तो उसको गायब कर दिया गया। और गायब करने की वजह क्या थी, आप भी और हम भी अब समझे उसको। बदायूं एक छोटा सा शहर है मगरबी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और तकरीबन 40% के आसपास शहर की आबादी मुसलमानों की है। अब ये कोई पूछे उस बदायूं के में मुसलमानों की बस्ती में जाके कि क्या तुम अपने बच्चे को दुनिया के हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ने के लिए भेजोगे? वो कहेगा मेरे पड़ोसी का बच्चा गायब हो गया था, मैं नहीं भेजने वाला। यही एक साजिश है। तो जब सिर्फ आप एक राग लाते रहेंगे एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमको चीजें समझनी पड़ेंगी। अब थोड़ा इस दायरे को बड़ा करते हैं। आपने और हमने डॉक्टर असरार साहब की और तमाम तकरीरों में एक रैंड कारपोरेशन का अक्सर जिक्र सुना होगा। मुसलमानों को खूब चली थी क्योंकि उन्होंने एक तवील डिस्कशन करके बताया था। रैंड कारपोरेशन की 2004 की एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मुसलमान 4 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं और मॉडर्न और सेकुलर होते हैं। तो मॉडर्न और सेकुलर हमारे हैं, ट्रेडिशनल को थोड़ा सा बाय करना है, उसकी बात बाद में करेंगे। 2011 में जब 2009 में अमेरिका में एक स्लम्प आया, यानी कि उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया, जिसको कहा गया था कि मंदी की कगार में अमेरिका आ गया है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था डूब गई है। तो अमेरिका की हुकूमत ने जो एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है रैंड कारपोरेशन, उससे कहा कि आप इसका कुछ तहकीकी मुताला करें और उस मुताले के नजदीक जो भी रिपोर्ट आए वो हमें पेश करें, हम उसी पे आगे काम करें। 2011 में रैंड कारपोरेशन ने एक रिपोर्ट पेश करी। उसने कहा बुनियादी तौर पर अमेरिका का काम ये सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने का काम अभी अभी हमारे यहाँ आया है, लेकिन ये हमारा बुनियादी काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बनाने का बुनियादी काम जापान का है। कारें जो है वो यूरोप की कंपनियां बनाती हैं, जर्मनी की कंपनीज कार बनाती है। हमारा बुनियादी काम हथियार बेचना है, और हथियार बेचने को छोड़कर हम सॉफ्टवेयर के काम में आ गए, दूसरे काम में आ गए जो हम कंट्रोल नहीं कर सके। बड़ी हमारी मोनोपोली हथियार बनाने की। रिपोर्ट इंटरनेट पर मौजूद है, आप लोग अगर वक्त निकालेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि हमको हथियार बेचना है, हथियार बेचने के लिए मंडियों को खड़ा करना है, मंडियों को खड़े करने के लिए जगह बनानी है। और उन्होंने ये भी लिखा उस रिपोर्ट में कि हथियार अब बड़े नहीं चलेंगे, छोटे हथियार सोफिस्टिकेटेड वेपन चलेंगे। तो सोफिस्टिकेटेड वेपन बनाने के लिए, बेचने के लिए उन्होंने जगह तलाश करी। उनकी पहली जगह थी सऊदी अरब। सऊदी अरब में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डॉलर है, पेट्रोल बहुत है, तो सऊदी अरब में एक ऐसा माहौल बनाओ कि जिसमें वहां पे स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, तमाम इख्तलाफ वहां मौजूद हो, उसके बाद हमारे हथियार बिकने शुरू हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा रशिया। उन्होंने कहा रशिया ने अपने एटॉमिक बम की टेक्नोलॉजी तमाम दूसरे मुल्कों में बेची है, काफी पैसा अभी उनके पास आया है। तीसरे नंबर पे हमारा अपना मुल्क। उन्होंने कहा कि ये अचानक से सॉफ्टवेयर के बूम की वजह से और तमाम बिजनेस में एक्सपोर्ट्स की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी है, और हिंदुस्तान में अगर हम स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, तमाम इस तरह के मामले नए खड़े होंगे, तो हमको हथियार बेचने में आसानी होगी। तो ये जो बात हमारे एक साथियों ने कही थी, तो वो मसला ये है कि दुनिया को हथियार की मंडी बनानी है। और जब आप ये देखते हैं कि फला एजेंसी के आदमी पकड़े गए, ढमका एजेंसी के आदमी पकड़े गए, दरअसल ये काम तो हिंदुस्तान की एजेंसी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो CIA और FBI के लिए भी काम करके उनकी मंडियों को बनाने का काम करते हैं। आपके सामने एक हवाई ढांचा खड़ा करते हैं कि दुनिया बहुत खतरे में है, लोग बहुत खतरे में है, मुल्क का लोग बहुत खतरे में है। आज 1985 में जब टाटा बनाया गया कानून, तो पूरे माहौल में इस तरह की मीडिया के जरिए, और मीडिया किसके कंट्रोल में आपको सबको पता है कि 1997 में जो 128 कंपनियां थी जो पूरी दुनिया के मीडिया को मैनेज करती थी, यानी कि 97% मीडिया 128 कंपनी जो है वो मैनेज करती थी। इस वक्त 1997 से 2018 में इस वक्त सिर्फ 3 कंपनी हैं जो पूरी दुनिया को मैनेज करती हैं, और वो 3 कंपनियां अगर कोई आदमी सेट कर ले, उनको उनके साथ डील कर ले, तो मीडिया उनके बारे में लिखना शुरू करता है।
ये गवर्नमेंट का अपना डेटा है कि 75,000 लोग उन्होंने टाटा में पकड़े थे। 75,000 लोग उन्होंने टाटा में पकड़े थे और 73,000 लोगों को उन्होंने इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो उनके खिलाफ सबूत ही नहीं जुटा पाए थे। दरअसल क्या है कि जब हम इस डिबेट को, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज के इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर को, कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत और इतना हौसला तो दिखाया कि इस मौजू के तहत उन्होंने बात करवाई। फिर 73,000 लोग छोड़े गए। उसके बाद इस हुकूमत ने 2-3 काम बहुत अच्छे करे। इन्होंने डाटा रोक दिया। 2016 तक क्या होता था कि डेटा आता था कौन लोग आतंकवाद में पकड़े गए, कौन लोग नॉर्मल क्राइम में पकड़े गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी उसका डाटा पेश करता था। एनसीआरबी ने 2016 के बाद में कोई डेटा ही नहीं दिया कि टेररिज्म के नाम से कितने लोग पकड़े गए, कितना कन्विक्शन हुआ, कितने लोग छोड़ दिए गए, किसको सजा हुई, कोई डेटा नहीं 2016 के बाद। तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। अब साथ के साथ सिर्फ मैं अपनी बात को या आपके आज के इसके प्रोग्राम को सिर्फ आतंकवाद तक महदूद नहीं करना चाहता हूं, बल्कि समझने की कोशिश करिए कि क्या खेल चल रहा है और जो खेल चल रहा है वो हमारे और आपके लिए कितना घातक हो सकता है। हमसे बात करी जाती मुगल 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 आए, मुगल ये कर गए, मुगल आए, मुगल वो कर गए, मुगल आए, मुगल ये करके चले गए, और फिर हम कहते हैं हमारा मुगलों से क्या लेना देना, हम तो मुगलों को जानते नहीं है। लेकिन आपको उसकी भी नुक्ता नजर समझना पड़ेगा। जब मुगल इस मुल्क को रूल कर रहे थे, जब मुगल इस मुल्क में थे, जब मुसलमान बहैसियत शासक इस देश में राज कर रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी का, पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी थी, पूरी दुनिया का मईशत का 27% जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान कंट्रोल करता था, और आज की डेट में 1.7% है। आपसे कहा जाता है कि मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया। 1857 से पहले अपर विंध्या रेंज जो नागपुर के ऊपर का इलाका है, उसके सेंसेक्स मौजूद है कि 85% लोग पढ़े लिखे थे। लिटरेसी रेट 85% था अपर विंध्या रेंज का, और जब अंग्रेज यहां से गया तो 13% में छोड़ के गया आपको। तो दरअसल क्या है कि आपको हमको एक ऐसे माहौल में डाल दिया जाता है कि हम अपनी तारीख को खुद न जान पाए, खुद न पहचान पाए, और माजी के साथ में अपना रिश्ता जो है वो खत्म कर लें। जबकि हमको और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुस्तकबिल की बुनियाद माजी से ही बनेगी। हमको अपने माजी को ढूंढना होगा कि इस मुल्क में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, इस मुल्क में हमने क्या दिया है, इस मुल्क में हम कहां कहां पहुंचे हैं। अब जो हालात हैं, जो सरकारी सिस्टम है, उसको जरा समझे। उत्तर प्रदेश में एक जगह बहराइच, हम और दानापुरी साहब वहां पर पिछले महीने गए थे। एक छोटी सी यात्रा निकल रही थी, छोटी सी एक यात्रा निकल रही थी। तकरीबन 400-500 लोग मौजूद थे। उस इलाके का नाम खैरवा बाजार है। खैरवा बाजार से एक छोटी सी यात्रा निकल रही थी। मस्जिद के सामने निकली तो उन्होंने मस्जिद में रंग डालना शुरू किया। इमाम साहब जो है हमारे, वो उस मस्जिद के वो समझदार थे। उन्होंने माइक पे जाकर अनाउंस किया कि ये तमाम लोग जो हैं वो आपको जज्बात में लाना चाह रहे हैं, इश्तियाल अंगेज करना चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, मस्जिद बाद में धो लेंगे, इनको जाने दीजिए। वो चले गए आगे। 10 मिनट बाद उनको लगा अच्छा कुछ तो हुआ नहीं, फिर वो पलटे तो कुछ नौजवानों के साथ में उनका झगड़ा हुआ। वो थोड़ा मोटा झगड़ा हुआ, झगड़ा खत्म हो गया। फिर एक एफआईआर लिखी गई और उस एफआईआर में लिखा गया कि 287 लोगों को उस मामले के तहत आतंकवाद के चार्जेस उसमें बुक कर दिए गए। 287 लोगों के यूएपी उन पर लगा दिया गया, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज, 287 में। उसके अलावा एक उसी शहर में दूसरा मामला क्या हुआ कि एक जुलूस जा रहा है, कुछ नौजवान अपनी वालदा की दवा लेने के लिए मोटरसाइकिल से निकले, किसी से मोटरसाइकिल टच हुई या नहीं हुई, वहां पे छोटा सा झगड़ा 2 लोगों से हुआ। 145 लोगों के खिलाफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगा दी गई, यूएपी, जो इंडिया का सबसे खतरनाक कानून है। जब हम लोग पहुंचे तो लोगों ने पता किया, डिटेल निकाली, तो पता चला कि उस इलाके में 18 साल से लेकर 40 साल तक का जितना भी मुस्लिम नौजवान था, उसका नाम उस एफआईआर में इलेक्शन की लिस्ट के हिसाब से डाल दिया गया।
जो लोग वहां मौजूद थे उनका, जो नहीं मौजूद थे उनका, जो सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं, सालों से घर नहीं आए, उनका भी नाम डाल दिया गया। वो किस लिए डाल दिया? वो इसलिए डाल दिया गया कि पूरे के पूरे इलाके को होस्टाइल कर देना, पूरे इलाके को खत्म कर देना है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म कर देना है। और हमेशा क्या होता है, अभी जो औरंगाबाद में अरेस्ट हुई, जो दिल्ली में अरेस्ट हुई, वो अरेस्ट जितनी भी आप देखेंगे वो पढ़े लिखे नौजवानों की होती है। क्यों होती है? ठीक है, हमने मान लिया कि जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि कुछ लोग हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब अरेस्ट में कौन सी कमी आ गई थी? कन्विक्शन 80,000 से ज्यादा लोग कोटा के नाम पे जेल में डाले गए, 8 लोगों का कन्विक्शन नहीं है इस मुल्क में, 8 लोगों का भी कन्विक्शन नहीं है। हमारे जो दोस्त यूपी में खालिद मुजाहिद और मुफ्ती तारिक कासमी का केस देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि जब हमारी फाइनल हियरिंग हुई जजमेंट में, तो जज ने, नई जज एक साहिबा आई थी, उन्होंने फाइल खोली नहीं और बात खत्म, सरो सुना दी, फाइल ही नहीं देखी। तो सवाल यह है कि हमको जुडिशरी की जो लोअर लेवल पे जो जुडिशरी है उसके करप्शन पे, उसकी अकाउंटेबिलिटी पे भी सवाल करना पड़ेगा। अगर आज आतंकवादी हमला हुआ है तो उससे आगे बढ़कर हमको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि इसकी बुनियाद किस चीज पे है। और जब आप, जैसे आपके यहाँ यूएपीए के तहत पूरे मुल्क में 298 लोग 2016 में पकड़े गए, आपके यहाँ 12 लोग पकड़े गए। 2016 से 2018 में, आज 19 में हम खड़े हुए हैं, जो आपके स्टेट के 12 लोग महाराष्ट्र से थे, उनका कोई कचहरी में प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुआ अभी तक। यूएपीए के जो पिछले साल के 2014 के केसेस थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं शुरू हुई, 6 उसमें महाराष्ट्र में थे 101 केसेस में। तो सवाल यह है कि एक बार आप ये तो सवाल पूछेंगे ना कि भाई हमने 50 लोग पकड़े, 50 में 50 के लोग निर्दोष साबित हुए, फिर अगले महीने हमने 50 पकड़ लिए, फिर 50 के 50 निर्दोष साबित हुए, फिर अगले महीने 50 पकड़ लिए। तो ये 50 पकड़ने वाला खेल कब तक चलेगा? और ये जो पकड़ने की बुनियाद है वो किस बुनियाद पे है? अगर आपके पास मुकदमा चलाने के सबूत नहीं है, आप मुकदमा नहीं चला पा रहे, आप ट्रायल कोर्ट में विटनेसेस को नहीं लेके आ पा रहे, तो आप किस बुनियाद पर लोगों को पकड़ रहे हैं? और वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में 2 तरह का माहौल होता है जब आप इंसाफ के लिए जाते हैं। एक वो माहौल जिसमें हमारे बेहतरीन वकील मुकदमा अदालत के अंदर लड़ते हैं, और दूसरा माहौल सड़कों पर, मोहल्लों पर, गलियों पर और मैदानों में बनता है। आपने देखा होगा तमाम केसेस अदलिया के ऐसे आए, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, जुर्म साबित नहीं हो रहा, लेकिन जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इनको सजा सुना रहे हैं। तो क्या दूसरे लोग जो एक मासूम को, जिसके खिलाफ कोई, भाई अगर एविडेंस और विटनेसेस नहीं है तो हम उसको मासूम मानेंगे, तो जिसके खिलाफ कोई विटनेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उसको जन भावना का सम्मान करते हुए सूली पे लटका दिया जा सकता है, जन भावना का सम्मान करते हुए सजा दी जा सकती है। तो आप भी तो जन है, आपकी भावना सड़कों पर क्यों नहीं आती है? सवाल आपसे। पब्लिक मूवमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा किसी केस में होते हैं। सिर्फ दिल्ली में एक निर्भया के साथ रेप का मामला नहीं हुआ था, सैकड़ों बच्चियों के साथ रेप के मामले हो गए, लेकिन वही मामले फेमस हुए, वही मामले ट्रायल कोर्ट में चले, वही मामले सड़कों पर, वही मामले अदालतों में आगे बढ़े, जिनके लिए आवाम सड़कों पर आई। और आपको और हमको इस शर्मिंदगी से बाहर निकलना होगा कि हमारे बीच में कुछ इस तरह के मामले हैं। अगर आपके बीच में 2-4 केसेस हैं, 2-4 ब्लैक शीप्स आपकी कम्युनिटी में हैं, तो उनके यहां भी हैं। पिछले साल में आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों लोगों की लिस्ट आप निकालेंगे तो 50 लोगों की लिस्ट में 45 लोग मुसलमान नहीं होंगे, अपर कास्ट के लोग होंगे, आरएसएस के लोग। ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया मध्य प्रदेश में, जो आरएसएस का, बीजेपी का सोशल मीडिया का प्रभारी था,
सोशल मीडिया का प्रभारी, वो आईएसआई के लिए जासूसी करता था, वो आईएसआई के लिए जासूसी करके देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है। हम अपने लोगों के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं। जब आप ये वक्त हमारे और आपके बीच में अपने आप में तारीफ ले, अगर हम इसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम तारीफ में गुम हो जाएंगे। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। खुद बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट बहुत मशहूर है कि जो कौमें इतिहास नहीं बनाती वो इतिहास में गायब हो जाती। ये हमारे और आपके सोचने का मुकाम है, और हम आपसे इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। या तो आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर जैसे आज फला जगह बंद, ढमका जगह बंद, ये बंद, वो बंद। सवाल हमें ये पूछना चाहिए था कि आज के मामले में कई लोग बच के निकल गए, लेकिन हम खुल के बात कर रहे हैं कि आज के मामले में आप पाकिस्तान तो चले गए थे बिरयानी खाने के लिए, और शाल तो आपने भेज दी थी और शाल ले भी ली थी, लेकिन आपने सिक्योरिटी का क्या किया? इस देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे जितना पैसा खर्च होता है उतने आधे पैसे में जितना जवान जो है वो जम्मू में रह रहा है वो एयरलिफ्ट करा के जहाज में बिठा के श्रीनगर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पैसे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में कंप्रोमाइज होगा। एक बात। दूसरी बात, जब आपके पास में इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है, उसका इस्तेमाल आप कभी सीबीआई को पकड़ने के लिए, लालू यादव को घर में भेजने के लिए, सीबीआई के डायरेक्टर को पकड़ने के लिए करेंगे तो आईबी इनपुट्स का वही हाल होगा जो इस बार हुआ है। आईबी ने अपने इनपुट्स ऑलरेडी भेज दिए थे 3 दिन पहले कि कोई मामला गड़बड़ हो सकता है। 9 फरवरी को अफजल गुरु की जो है वो फांसी लगी थी, 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद कोई ना कोई मामला हो सकता है। उस आईबी अलर्ट को इग्नोर किया गया, 79 बसेस को एक साथ भेज दिया गया। तो वो सवाल भी तो पूछने चाहिए सरकार से। और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अपने लोग खोए हैं उनके परिवार के साथ में जस्टिस कैसे हो सकता है? आप अपनी जिम्मेदारी, जो इंसिडेंट हुआ है इसमें सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे। लेकिन हम वो सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि हम खुद उस हंगामे में शामिल हो गए कि तुम आप फला कर दें, आप धमका कर दें। वो जो पॉलिसीज मुल्क की होती हैं, जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, वो एक हाईली सेंसिटिव मामला है। उसकी टीम बैठती है, लोग एक्सपर्ट बैठते हैं। सड़कों पे इसके सवाल नहीं होते, सड़कों पर सवाल अपने उन राजनेताओं से होते हैं जिनको आपने वोट देकर चुनते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप इसके जिम्मेदार हैं कि नहीं हैं। मेवात की मैं बात कर रहा था। मेवात मुसलमानों की 70% आबादी का इलाका है। इस देश में 2014 के बाद में जो सबसे ज्यादा हेट क्राइम हुए वो मेवात में हुए, चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो हाफिज जुनैद हो, चाहे वो डिंगर हेडी में 2 बहनों और उनके शौहरों को कत्ल करने का मामला हो, चाहे रकबर का मामला हो, चाहे उमर मोहम्मद का मामला हो, चाहे जो है वो हनीफ का मामला हो, ये सारे के सारे मामले मेवात में हुए। और इस मुल्क में एक संगठन है, आपको और हमको नाम उसका मालूम होगा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। मुस्लिम मंच के नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये 70% इलाका जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की 70% आबादी है, सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जो है वो तशद्दुद हुआ है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच सबसे ज्यादा वहां मजबूत है, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया है कि इस जो गुलामी है या जो ये बीजेपी का जो षड्यंत्र है, इससे हमें निजात नहीं मिलनी, तो सब लोग वहीं चलेंगे। कोई भी केस हम लोग पहुंचते हैं अदालतों में, उनके ही लोग नीचे से जाकर डील कर लेते हैं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने और वहां की सोसाइटी के लोगों ने उस पूरे माशरे को खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं की। अगर हम अपनी सोसाइटी को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, ये जो सभाएं कब्रों में हो रही हैं, ये अगर आपके मोहल्लों नुक्कड़ों में नहीं होंगी, समाज का राजनीतिकरण नहीं करेंगे, माशरे का पॉलिटिसाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हमको इन्हीं तरह के ड्रामेबाज, धोखेबाज नेताओं के सहारे अपने बच्चे हम जाते हुए देखेंगे, कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी टेरर के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर, कभी इसके नाम पर। अगर हम अपने माशरे का पॉलिटिसाइजेशन करें और हर हफ्ते, हर 10 दिन में अपने उन नेताओं से जवाब मांगे कि तुमने इसलिए वोट दिया था, इस इशू में तुम्हारा स्टैंड क्या है, नहीं मांगेंगे तो हाल हम देख रहे हैं। आप क्या, जब जिस ऑफिसर को जो है वो प्रमोशन चाहिए होता है, वो आके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेता है और बताता है कि भाई साहब जो है वो फलान इतने महान थे।
मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता, जब सारे मास्टरमाइंड आप पकड़ लेते हो तो फिर जो है वो धमाका कौन कर जाता है? जो भी पकड़ा जाता है सब मास्टरमाइंड होता है। कोई आज तक ऐसा आदमी नहीं पकड़ा गया जो मास्टरमाइंड नहीं हो। फला मास्टरमाइंड। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें से गुजरात पुलिस क्लेम करती है कि मास्टरमाइंड उसने पकड़ा है, दूसरा आदमी है। दिल्ली पुलिस कहती है मास्टरमाइंड उसने पकड़ा और दूसरा आदमी है। राजस्थान पुलिस क्लेम करती है कि मास्टरमाइंड दूसरा आदमी हमने पकड़ा है। राजस्थान के जयपुर के एक टेरर केसेस में 3 मास्टरमाइंड एक साथ पकड़े गए। अब कौन असली मास्टरमाइंड है? क्योंकि तीनों मास्टरमाइंड को जमानत मिल गई और उसके बाद वो निर्दोष साबित हो गए। तो असली मास्टरमाइंड कौन है? इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद एजेंसीज के लोग शामिल है इसमें, ना इसमें छुपी हुई ढकी हुई कोई बात नहीं। भाई हैदराबाद में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ। मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में जितने लोग पकड़े गए सबको जमानत मिल गई। उसके बाद कानून ने कहा कि सब ये बेकसूर है, निर्दोष है। तो किसने आगे ब्लास्ट किया? असीमानंद को भी आपने छोड़ दिया कि वो भी नहीं था, तो किसने किया? फिर आपने किया। दूसरी बात, इस पूरे सिस्टम में जो हथियार बेच रहे हैं तो बड़ी एक प्लानिंग है, एक छोटी प्लानिंग। छोटी प्लानिंग ये है कि आपको एक हिस्से के में महदूद कर दिया जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया जाए। कभी टेरर के नाम से, कभी लिंचिंग के नाम से, कभी किसी नाम से आपको कॉर्नर किया जाए, ज़हनी तौर पर इतना पस्त कर दिया जाए ताकि आप इस मुल्क में किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार नहीं, ये डिमांड आप कर ही नहीं सकते। असल टारगेट ये। झारखंड में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई। मैं पूरे देश की लिंचिंग में हमारे खालिद भाई ने बात रखी, मैं छोटी सी एक बात रखता हूँ। मजलूम अंसारी नाम करके और छोटू अंसारी नाम करके 2 लोग पेड़ से टांग दिए गए। पेड़ से मारा गया, मार के उनको दोनों को पेड़ से टांग दिया गया। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने उसकी इमेज देखी होगी। देखिए आप लोगों ने? नहीं देखी? 2 लोग पेड़ से टंगे हुए। झारखंड की पहली लिंचिंग थी। मजलूम अंसारी के बाप ने मुझसे कहा कि मैं जानवर गांव से खरीदता था, बड़ी हाट में लेके जाता था। मजलूम मेरा पार्टनर था, छोटू जो है वो मेरा बेटा था। 11 साल उम्र थी। मैं बस से उतर रहा था तो गिर गया, तो मैं चलने लायक नहीं था। तो मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा कल मंडी जाने का काम मेरे हिस्से कर दो। जानवर हम लोग 4-5 खरीद चुके थे। हम लोग जानवर खरीद के आगे बढ़े तो छोटू ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है तो आप मत जाओ, आपके भरोसे ये मजलूम के साथ मैं चला जाता हूँ आपके बदले में। पहले मैंने भेज दिया। मेरा बेटा थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरा दिल नहीं माना कि इतने छोटे 11 साल के लड़के को मैं मार्केट भेज दूं। तो पीछे पीछे किसी दोस्त की साइकिल से खाना लेके मैं आगे बढ़ा। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मेरे बेटे को और मेरे पार्टनर को पीटा जा रहा है। पीटते पीटते उसकी जान ले ली गई और उसको रस्सी में पेड़ से बांध के टांग दिया गया। मैं आवाज नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मैं आवाज करता तो मुझको भी मार। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि मारा गया, वीडियो बनाया गया और वीडियो बना करके पेड़ से टांग दिया गया, तो कौन सा आपको मैसेज दिया गया? झारखंड में और जो आदमी इस पूरे एपिसोड के पीछे था, 3 दिन पहले रघुवर दास जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके घर में विजिट करी थी। मैंने की उसके घर में। अलीमुद्दीन सड़क से जा रहा था, उसके टेम्पो को रोक दिया गया, उसको इतना मारा गया, वीडियो बनाया गया। पहला ऐसा मामला था जिसमें सजा हुई। सजा होने के बाद हाईकोर्ट से कुछ लोगों को बेल मिल गई। जैसे ही बेल मिली, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा उनको हाथ डालने के लिए मौजूद थे। गोड्डा में एक वाकया हुआ जिस वाकये में 2 लोगों को मार दिया गया। एक की 16 जगह से हड्डियां टूटी थी, एक की 12-13 जगह। 16 जगह का मेरे को कंफर्म हुई, उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी थी। वो उसका बेटा मुझसे बताने लगा कि मैं और मेरा बड़ा भाई जब मेरे बाप को घेरा है तो मैं और मेरा बड़ा भाई थाने पहुंचे भाग के। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कोई किताबी बात नहीं, जमीन की हकीकत है। जब हम थाने पहुंचे तो मैंने बताया कि मेरे बाप को जो है वो मेरा बाप जानवरों का कारोबार करता है, भीड़ ने घेर लिया है, पिटाई कर रहे हैं, चल के बचा लीजिए, बिल्कुल नजदीक है। तो पुलिस ने कहा कि हमारी गाड़ी को ले जाने के लिए डीजल का फंड नहीं है। फिर कह लो हम भाग के गए किसी रिश्तेदार के यहाँ, रिश्तेदार से 2000 रुपए मांगे, वो पुलिस को दिए। जब पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंचे तो हमारे बाप की और हमारे चचा की
लाशें एक की साइकिल में पड़ी हुई थी, एक की कहीं दूर झाड़ी में। उसके बाद ये केसेस किस लिए हैं? ये केसेस इसलिए हो रहे हैं, इसके बाद एक पूरी तफसील है केसेस की। जमशेदपुर में एक रात में 5 मुस्लिम नौजवानों को मार डाला और इल्जाम ये था कि बच्चा चोरी, जबकि बच्चा चोरी के नाम से एफआईआर थी, कोई बच्चा कहीं चोरी नहीं हुआ था। एक रात में 5 मुस्लिम नौजवानों को मार डाला। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप उस फियर कॉम्प्लेक्स में आ जाएं, आप उस खौफ के दायरे में आ जाएं, और जहां जहां टेक्निक अपनाई जा सकती है, जैसे बहराइच में क्या किया, वोटर लिस्ट से नाम निकाल लिए। अब उस पूरे इलाके के लोगों को, नौजवान लड़कों का जिनका लिस्ट में नाम आ गया, वो पूरा इलाका खौफ के दायरे में आ गया। जहां जहां लिंचिंग हो रही है, पूरा इलाका खौफ में आ रहा है। कोई रात में चलने को तैयार नहीं, कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं, कोई निकलने को तैयार नहीं। और जो पढ़ा लिखा नौजवान शहरों में रह रहा है, क्योंकि आप ये मॉड्यूल समझिए, शहर में लिंचिंग के केसेस बहुत कम होते हैं। जुनैद का मामला एक बहुत डिफरेंट था जो शहर में हो गया। बाकी ज्यादातर केसेस लिंचिंग के, चाहे वो पहलू हो, मजलूम हो, मिनहाज हो, अलीमुद्दीन हो, ये छोटे छोटे केसेस, गांव खेड़े के केसेस। शहर में लिंचिंग नहीं हो सकती, तो लिंचिंग नहीं हो सकती तो टेरराइज करने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को टेरर के नाम पे, टेरर के नाम पे हमको बिल्ड करना है। यूपी में इन्होंने क्या किया? यूपी गवर्नमेंट के 18 महीने पूरे हो गए हैं। 18 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के पास अचीवमेंट एक है। वो अचीवमेंट क्या है? वो अचीवमेंट ये कि उन्होंने 3000 लोगों का एनकाउंटर किया, और उस एनकाउंटर में ज्यादातर लोगों के पैरों में गोली मार दी गई, और पैर में वो गोली खाकर जेलों में पड़े हुए हैं। जब आप उसका डेटा निकालेंगे तो ज्यादा तादाद मुसलमानों की, दलितों की या उन बिरादरियों की है जो भाजपा को वोट नहीं करते। एक जो है त्यागी साहब के बेटे भाई को मार दिया गया, तो त्यागी साहब बताने लगे कि नदीम भाई, हमारे बेटे को जब उठाया पुलिस ने तो 5 लाख रुपए मांगे, और हम अरेंजमेंट करते करते देर हो गई, तो लाश की खबर मिली कि हमारे भाई का इनकाउंटर हो गया है। तो जब हम पुलिस वाले जब पहुंचे तो पुलिस वाले ने कहा कि मारना तो दरअसल मुसलमानों को है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के लिए 1-2 लोगों को दिखाना पड़ता है, उसकी चपेट में तुम्हारा भाई आ गया। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ये वीडियोस मिल जाएंगे आपको अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। एक असल मसला जो है वो एनआरसी का है, जो आपने आसाम में सुना होगा। अचानक एक लिस्ट आती है, वो कह देती है कि 40 लाख लोग, 40,70,700 लोग इस जो है मुल्क के शहरी नहीं है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर होने की वजह से तमाम जमाने से ये बातचीत चली आ रही थी कि यहाँ पे ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो वहां 2011 में ये बात तय हुई कि सब लोगों की रायशुमारी करा ली जाए, पुराने पेपर ले लिए जाए, इससे साबित हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। दूसरी बात, तो वह आसाम में, पूरे मुल्क के अलावा आसाम में ये तय हुआ कि 1971 के बाद जो भी आदमी आया है वो हिंदुस्तानी नहीं माना जाएगा, पहले जो भी है वो मान लिया जाएगा। जब हम लोग वहां ग्राउंड पर पहुंचे तो पता चला अभी भी हजारों की तादाद में आदमी, औरतें जेलों में बंद हैं, खुले जेल बना रखे, उन जेलों में वो रह रहे हैं। क्या है? बाप जो है वो हिंदुस्तानी शहरी, मां हिंदुस्तानी शहरी, लेकिन बेटी जो है उसको बांग्लादेशी बता दिया। औरत है, वो लड़की है, उसका आधार कार्ड बना हुआ, उसका बाप हिंदुस्तान का रहने वाला, उसको जेल में डाल दिया, खुली जेलों में डाल दिया। उस इलाके का सबसे जो बड़ा फ्रीडम फाइटर था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, आजादी की लड़ाई लड़ने वाला था, उसकी पोती को रश्मि नारा बेगम नाम है, उसको जेल में डाल दिया कि ये बांग्लादेशी है। वो उस वक्त हामिला थी, उसके बेटे की विलादत भी जेल में हुई। एक मामला ऐसा है कि उसने बताया कि हमारे मां को उठा लिया, हम 3 भाई थे, उसमें हमारे बाप की सदमे में ही मौत हो गई। सैकड़ों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 35 साल सरकारी नौकरी करी। हम दारापुरी साहब, खालिद भाई सब साथ में थे, 35 साल उन्होंने नौकरी करी, लेकिन उनको बताया कि साहब बांग्लादेशी। ये पूरा एक नेटवर्क चल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आज ये जो नेटवर्क है उसकी आंच आप तक या मुझ तक, दिल्ली तक या बंबई तक नहीं आएगी, तो फिर हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैंने आपके सामने जो चीजें रखी हैं,
ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसपे घंटों बोला जा सकता है, घंटों बात किया जा सकता है, लेकिन वक्त का मैं दारापुरी साहब को यह बात रखनी है, आपको भी जानना है। लेकिन हमको 2 पॉइंट थोड़े से समझने कि ये चीज सिर्फ हमारे साथ हो ऐसा नहीं है। एक खास तरह से एक ऐसी प्लानिंग करी जा रही है कि आप तो हाशिए में जाए जाएं, लेकिन एक बड़ा समाज भी आपके साथ हाशिए में जाए। और आप अगर हम ये सोचें बहैसियत मुसलमान कि लड़ाई हम अकेले जीत लेंगे तो शायद ये मुश्किल है। ये लड़ाई हमें खुद अपने लिए भी लड़नी पड़ेगी और उन तमाम लोगों के लिए भी लड़नी पड़ेगी जो इस मुल्क में परेशान है, तभी वो हमारे साथ गोलबंद हो। जब हम कहते हैं, जब ये प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये 15% की लड़ाई और 5% की लड़ाई और 85% की लड़ाई है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम परेशान हैं, इसी तरह से हमारे जैसे लोग और भी इस मुल्क में परेशान। हम जब बात करते हैं तो कहा जाता है, मैं बचपन में हिंदी में एक लिखा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपने और हमने सबने पढ़ा हो कि भारत में खेती की बहुत इंपॉर्टेंट है, किसानों की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा और आपका मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर साल 2012 तक के डेटा हैं, उसके बाद इस सरकार ने डेटा लाने बंद कर दिए कि 12,000 से 14,000, बीच में एक बार महाराष्ट्र में जब सूखा पड़ा था तो पूरे साल में 16,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। अब 16,000 को अगर आप 300 में डिवाइड कर दें तो यानी कि हर 15 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। और हम कहते हैं कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं। अगर हर एक किसान सुसाइड कर रहा है, आप जाएं, आपके इलाके में नवी मुंबई है और तमाम इलाकों में कंस्ट्रक्शन चल रहे होंगे, आप जाके उनसे पूछें उस लेबर से कि कहां से आए हो, बताए मेरे गांव से आए। तो आप पूछेंगे क्यों आ गए, बोले खेती करते थे, पानी नहीं मिलता। और आपको यह हैरत होगी कि एक बियर की फैक्ट्री चलाने के लिए, बियर जैसे शराब वाले बियर, उसकी फैक्ट्री चलाने के लिए हर रोज 1 लाख लीटर पानी चाहिए होता है मिनिमम। और आपके महाराष्ट्र में 24 बियर की फैक्ट्रियां हैं, उनकी सप्लाई कोल्ड ड्रिंक जो बनाती है लगभग उनका भी कैलकुलेशन वही है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में पानी बहुत खराब होता है। तो उन तमाम कंपनियों की पानी की सप्लाई कभी नहीं रोकी गई, यानी कि शराब की पानी की सप्लाई कभी नहीं रोकी जाएगी, लेकिन किसानों को पानी कभी मैसर नहीं किया। वो अपनी जमीन में थे, वहां काम कर रहे थे। आज आपके शहर में सड़क के किनारे अपने बीवी बच्चों के साथ में लेके पड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं, स्विमिंग पूल वाले फ्लैट, स्विमिंग पूल वाले फ्लैट बना रहे हैं। उसको खुद अपने जो है वो किसानी के लिए पानी नहीं मिल रहा था, आज वो स्विमिंग पूल बना रहा है। तो ये किस अजीब नवैयत में हम रह रहे हैं। हमारे साथ तो जो हो रहा है मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अकेले हमारे साथ नहीं हो रहा। महाराष्ट्र आपके ही शहर के हिंदू के फॉर्मर एडिटर हैं, इस वक्त नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने कहा कि 3 जो स्टेट्स हैं वो बहुत पी साइनाथ की बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है, रूरल इकोनॉमी के वो मास्टर कहे जाते हैं। तो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, यहां सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करता है। और किसान अगर इनको तकरीबन 10-12 हजार करोड़ का एक गवर्नमेंट पैकेज लेकर आए तो, और जमीन पर थोड़ी सी भी ईमानदारी से काम हो जाए, तो हर रोज जो ये कई सारे किसान सुसाइड करते हैं, इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन इस सरकार को 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए लेकर जाने वाला नीरव मोदी पसंद है, लेकिन किसानों की प्रॉब्लम को उन्हें कोई काम नहीं करना। और आप और हम जब सिर्फ अपनी ही बात इस मुल्क में करेंगे, दूसरे तमाम जो परेशान हाल लोग हैं, जो परेशान हाल कम्युनिटी है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो आपकी और हमारी बात का असर खत्म हो जाएगा। और हमारा एक दीनी फरीजा भी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हम मानने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मुहिम चलाई कि बच्चियों को, उनको जो लड़कियां पैदा हो रही थी उनको जमींदोज कर दिया जाता था, तो ये मुसलमानों के बीच में कोई मामला नहीं था इसका।
कि कोई मुसलमान ये काम कर रहा था, बल्कि कुरैश के लोग ये काम कर रहे थे। तो आपने इसके खिलाफ मुहिम चलाई। अगर इस मुल्क में हमारे रहते हुए जब हम ये दावा करते हैं कि हम खैर उम्मत हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मानने वाले हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है, और हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का खलीफा बना के भेजा है, और उसके बावजूद अगर सैकड़ों किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही आपसे यहां भी है और वहां भी होगी। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर खलीफा बना के भेजा, लेकिन हमने क्या किया? और जो लोग अपनी जान देते हैं वो ऐसे ही जान नहीं दे देते। एक आदमी के जान देने से पूरा परिवार जाता है, पूरी फैमिली जाती है, सौदों में लोग आ जाते हैं। हमको एक बार सोचना पड़ेगा उनके बारे में। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारी पहचान तो सिर्फ यही रह गई कि मुसलमान सड़कों पे आता है, बल्ले लगाता है और उसके बाद जलसा करता है और घर को चला जाता है, ये बातचीत सिर्फ इसलिए करी जा रही है कि आज हम ये ऐड करके उठेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। आपके इलाके में पीसाइनात की दूसरी रिपोर्ट भी है। आप क्या कैटल ट्रांसपोर्ट, कैटल पे बैन लगाया गया, जानवरों की खरीदारी पर उनको ले जाने पर बैन लगाया गया, लगाया गया कि नहीं लगाया गया? लगाया गया। उसके पीछे का मंतव्य क्या है? उसके पीछे का आइडिया क्या है? उसके पीछे का आइडिया यह है कि मुसलमानों की जो अपनी इकोनॉमी आपके स्टेट में है वो तकरीबन 10 से 11% के आसपास है। फॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल, यानी कैश में जो ट्रेड होता है इस मुल्क, इस स्टेट में, महाराष्ट्र में 8 से 10% है, पूरे मुल्क में 7% है, साउथ के स्टेट में ज्यादा है, नॉर्थ में कम है। आप क्या 10% के आसपास। कैटल ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ज्यादातर मुसलमान इन्वॉल्व है, खरीद फरोख्त में, गोश्त के खुदरा कारोबार में। उस पर बैन लगाने से आपकी जो इकोनॉमी है वो 2 से 3% डाउन होती है। आपकी तो 3% डाउन हुई। लेकिन जैसे ही ये बैन लगाया गया तो कोल्हापुर का जो चप्पल का बिजनेस दलित कर रहा था, जिसमें से 30,000 लोग उस बिजनेस में बनाने से लेके बेचने के बीच में थे, वो भी सड़कों पे आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन वही है जिस तरह से 2002 में गुलबर्गा सोसाइटी में आग लगाई गई, उसी तरह से हरियाणा के झज्जर में भी आग लगाकर 8 दलित बच्चों को मार दिया गया था। तो जो सोसाइटी में उन्होंने सेट कर लिया कि हमको रूल करना है। आप और हम सोचें कि पूरी दुनिया में आपकी और हमारी गंदगी, हमारा और आपका पैखाना एक आदमी गटर मोटके से साफ करता है, आपकी और हमारी गंदगी हाथ से साफ करता है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, सब जगह मशीनरी है। लेकिन इस सीवेज सिस्टम को साफ करने में हर साल जो है वो 5 से 6,000 का ऑफिशियल डेटा है, कभी 5600, कभी 5800, लेकिन लोगों का कहना है कि डेथ रिपोर्ट नहीं होती है, ये 10 से 11,000 है। अब अगर 5-6 हजार भी हम मान लें तो 365 दिन में अगर हर रोज 10 लोग मरेंगे तो 3600 लोग होते हैं, यानी कि हर रोज 15 लोग गटर में मर रहे हैं। वो किस लिए मर रहे हैं? कि आपका और हमारा पैखाना साफ है। इसका भी सलूशन है। बैजवाला विल्सन साहब है, मैक्सेसे अवार्ड मिला, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि 3 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में, इस पूरे मुल्क में जो है वो इस काम में मुलव्विस है। अगर उनको 3-3 लाख रुपए हर आदमी को दे दिया जाए तो कुछ लोग मशीनरी ले लेंगे, कुछ लोग दूसरे धंधे में चले जाएंगे, परचून की दुकान खोल लेंगे, ऑटो खरीद लेंगे, कुछ सब्जी का ठेला लगा देंगे। इस घटिया काम से उनको निजात मिल जाएगी। 3 लाख से मल्टीपल 3 लाख 9,000 करोड़ रुपए होता है। 9,000 करोड़ रुपए इस मुल्क में विजय माल्या लेकर भाग जाता है, कोई आदमी उस पर सवाल नहीं करता। लेकिन 9,000 करोड़ की वजह से हर रोज 10 से 12 आदमी हमारा और आपका पैखाना साफ करते हुए मर जाते हैं। हमने कभी सोचा उनके बारे में? हमने कभी सोचा उनके बारे में? हम तो आए थे लोगों को भलाई की दावत देने के लिए, बुराई के काम से रोकने के लिए। एक आदमी की गंदगी एक आदमी साफ कर रहा है, ये भी तो अपने आप में माशरे की बुराई है, ये कौन दूर करे? तो जब तक हम इस लड़ाई के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, इन मजलूमों के साथ में मिलकर एक जत्था नहीं बनाएंगे, तब तक ये बड़ी लड़ाई हम नहीं जीत सकते जो इस मुल्क में हमारे खिलाफ हो रही है। कहीं भी आज तक, मैंने आपसे कहा था अपनी गुफ्तगू के आगाज में कि मुगल जब इस मुल्क में थे तो इस
पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें 27% मुसलमान ये मुस्लिम मुल्क की हैसियत से हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट करता था। आज की डेट में क्या हाल है? 97% जो 93% जो आपके पूरे मुल्क का पैसा है वो 3% लोगों के हाथ में, और बाकी बचे में 7% में जो है वो 93% लोग। ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये पूरा डेटा है कि इस मुल्क की 93% मईशत जो है वो 3% लोगों के हाथ में है, और 97% लोग जो है वो 7% में मौज कर रहे हैं। जब आपको ये बताया जाता है तो अखबार के मैं मीडिया कहता हूं कि मीडिया ही अपने आप में धोखा और फरेब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया के आखिरी दिन फरेब के दिन होंगे। ये फरेब में मीडिया भी अपने आप में बहुत बड़ा फरेब है। जब आपको फरेब रूमानी अंदाज, जो घटिया चीज है वो रूमानी अंदाज में पेश करी जाने लगे तो आप समझ लेंगे ये बहुत बड़ा फरेब। ये फरेब क्या है कि इंडिया के इतने बिलियनर हो गए। जाहिर सी बात है कि जब बिलियनर बढ़ेंगे तो नीचे कम पैसे वालों की तादाद उससे 15-20 गुनी 25 गुनी बढ़ती जाएगी। पैसे, रुपया, वसाइल मुंतकिल होंगे एक तरफ। वो सबसे ज्यादा इस मुल्क में हो रहा है। हम कहते हैं, सब लोग जो आर्टिकल लिखने वाले लिखते हैं कि हिंदुस्तान में पैसे का जो सबसे खराब जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान में। इकोनॉमी के नाम पे हम फेल कर गए। एक तरफ एक आदमी के 27 मंजिल का मकान बनता है जिसमें 600 नौकर काम करते हैं और उसकी शादी होती है तो हजारों करोड़ रुपए की शादी होती है। और उड़ीसा में दूसरी तरफ अपनी भूख से बचने के लिए कोई आदमी 200 रुपए में अपना बच्चा बेच देता है। कोई आदमी बिहार के मुजहर जो है वो चूहा खा के अपना दिन पूरा कर लेता है। तो ये सवाल और ये जवाब हमसे होंगे। हम यहां नहीं दे रहे तो वहां होंगे। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। बहैसियत फर्द, बहैसियत उम्मत, बहैसियत कौम हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं 5 मिनट के अंदर समेट दूं। जुनैद के केस में, हाफिज जुनैद मरहूम के केस में एक सरकारी वकील थे एडवोकेट नवीन कौशिक। नवीन कौशिक साहब कोर्ट रूम के अंदर जिन लोगों ने जुनैद को मारा था उनको जाके बता रहे हैं कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा, तुम ये जवाब देना तो तुम छूट जाओगे। सरकारी वकील, एडिशनल अटॉर्नी जनरल। जज साहब ने कहा वकील साहब आप ये सही नहीं कर रहे। तो कोई एक पत्रकार था चुपचाप पीछे बैठा था, उसने पूरी रिपोर्ट छाप दी। हम लोगों को जब खबर लगी तो जिस दिन हरियाणा का फाउंडेशन डे था, दिल्ली में उनका बहुत बड़ा जलसा होना था हरियाणा भवन में, हम लोग एक जत्था बना के गए, वहीं बैठ गए गेट पे। पुलिस भी थी, हम भी थी, खूब झड़प हुई। नतीजा ये निकला कि हम लोग को तो जो लाठी डंडे पड़े वो पड़े, लेकिन शाम तक हम लोगों ने नवीन कौशिक का रिजिग्नेशन करा दिया था। उनका इस्तीफा आ गया था शाम। सीबीआई ने जब नजीब के केस में ढीलापन किया तो हमने कहा अब हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। लोगों ने कहा सीबीआई दूसरों को दौड़ाती रहती है, तुम सीबीआई को दौड़ाने की बात कर रहे हो। हमने कहा अल्लाह मालिक है, कॉल दी जाएगी। हम लोगों ने कॉल दिया, 30 घंटे निकलने नहीं, उनके गेट पे ब्लॉक कर दिया। 30 घंटे लंबा धरना चलाया। उसके बाद सीबीआई ने जिन लोगों ने नजीब अहमद को गायब किया था उनसे सवाल करना चाहिए। उन्होंने मुझे सम्मन भेज दिया कि आप जो है फला तारीख को आए, अगर नहीं आएंगे तो अरेस्ट वारंट इशू हो जाएंगे। गए हम लोग, मेरे और उमर खालिद, 2 लोगों के साथ जो लोग यूनाइटेड अगेंस्ट स्टेट में काम करते हैं, हम दोनों के नाम सम्मन आया। वहां से वापस आने के बाद फिर हमने 12 घंटे उनको ब्लॉक किया। अब केस की पोजीशन हमने इतनी कर दी है कि सरकारें बदलेंगी इंशाल्लाह, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेंज होगी और कोई ना कोई मुजरिम उसके जरूर पकड़े जाएंगे। हमने केस को जिंदा रखा, हमने तमाम केसों को अदालतों में भी जिंदा रखा है और सड़कों में भी जिंदा रखा है। और आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप बेदार नहीं हुए, आप जागे नहीं, आप निकले नहीं तो हालात बहुत खराब है। आपको लग रहा है आग अभी बहुत दूर है, लेकिन कौन सा शोला उछलकर आपकी इमारत पे आ जाए आप नहीं कह सकते।
आसाम में हम लोग गए थे, दादा पुरी साहब हमारे साथ थे और हमारे तमाम पत्रकार दोस्त साथ थे। आसाम के लोगों ने आसाम के एनआरसी ने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमको लग रहा था क्योंकि एनआरसी जो बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है। ये था कि अगर एनआरसी ने कहा कि हम इनके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, अगर एफआईआर होती तो 6 महीने तक तो बेल किसी भी हाल में नहीं मिलनी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेल देता। तो ये लग रहा था कि हो जाएगा काम। बहरहाल शायद दादापुरी साहब का हमने फायदा ज्यादा उठा लिया था, हमने इनके नाम से सब कुछ लिख दिया था। तो उनको ये लगा कि अगर सबको पकड़ेंगे तो आईजी साहब को पकड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसके नतीजे में वहां के लोगों ने बताया कि 10 लाख लोग आपकी इस जरूरत की वजह से बच गए। वहां के खुद बड़े जिम्मेदार में जमीयत के बड़े जिम्मेदार वहां पर हैं, मौलवी अनफर साहब, अनफर कासमी साहब, जमीयत अरशद मदनी साहब के ग्रुप के, उन्होंने खुद फोन करके कहा कि आप लोग अगर इतना डेयर नहीं दिखाते, कि हम लोग तो लड़ ही नहीं पा रहे थे, आप लोग अगर डेयर नहीं दिखाते तो बहुत मुश्किल काम है। तो सवाल ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी स्टैंड ले लें, और बुनियादी बात है कि स्टैंड अगर लेना है तो सिर्फ अपने लिए नहीं। मैंने दलितों का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया। एक औरत है, कभी इंशाल्लाह हालात बनाए आप लोगों ने तो उनको मैं बुलाऊंगा। कुमारगांव का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ एटॉमिक एनर्जी का, उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इससे जो गैस निकलेगी, इससे जो चीजें निकलेंगी, हमारा पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। 80 साल की औरत है, 25 से 30 किलो वजन होगा। उसके खिलाफ सरकार ने 56 मुकदमे लगा दिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 56। और एक मुकदमा 307 का लगाया, और 307 का मुकदमा ये लगाया कि इसने एक पुलिस वाले की गर्दन दाब के मारने की कोशिश करी। औरत का वजन 25 किलो, पुलिस वाले का वजन 100 किलो। जब पास्को पहुंचा उड़ीसा में, तो वहां के आदिवासियों के इलाकों की जंगल जमीन को बचाने के लिए एक वर्मा फैमिली है, मियां बीवी, उन पर 36 मुकदमे लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी वो साबित कदम रहे और पास्को को वापस जाना पड़ा। ये तारीख हमें इसी बात के लिए बताती है। जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो तारीख हमें यही बात बताती है कि बगैर जद्दोजहद करे कुछ नहीं हासिल होने वाला। बगैर जद्दोजहद करे कुछ नहीं हासिल होने वाला। एजुकेशन के साथ अवेयरनेस भी जरूरी है, अवेयरनेस के साथ स्ट्रगल भी जरूरी है। स्ट्रगल सड़कों पर भी होगा, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के तहत भी होगा, बुद्धिजीवियों की भी बातें होंगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी किया जाएगा। और अगर आप और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए तो पड़ोस का एक मुल्क म्यांमार बर्मा के नाम से आपके सामने है। आप पलट के देख लीजिए, बाएं जाके मशरिक की तरफ पलट के देखेंगे, आपको सामने समझ आ जाएगा कि वहीं से लोग आ भी रहे हैं। हालात बदलते देर नहीं लगती। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ नौजवान आपके यहां से उठे हैं, उनको मजबूत करिए, कुछ खुद इरादा करिए, कमाली ताउन करें। और तादाद, जैसे कि हमारे साथी कहने लगे कि हम तो कह रहे थे कि तादाद आज जो है वो आप आएंगे तो बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत लोग होंगे। तादाद कभी मैटर नहीं करती। कुरान खुद कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा। छोटी कौमों को हमने बड़ी कौमों पर गालिब कर दिया। यहाँ पर अगर 50 लोग भी इरादा कर लें कि हमको सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना है तो इंशाअल्लाह बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।